दो तरह के केसेस ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी आरोपी को कभी हराया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें से लगभग 55% केसेस में आरोपी हार जाते हैं। उनकी हार का केवल और केवल एक प्रमुख कारण होता है कि आरोपी द्वारा लिया गया कानूनी स्टैंड गलत होता है। उनकी लाइन ऑफ डिफेंस गलत रूप से चुनी जाती है। ये दो कानूनी केस जिनमें आरोपी अपनी गलती से हारता है वे होते हैं, पहला सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस, जिनको हम चेक बाउंस के केसेस भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं पत्नी द्वारा पति के ऊपर दर्ज करवाए गए दहेज उत्पीड़न के केस, जिन्हें हम सेक्शन 498A आईपीसी के केसेस भी कहते हैं। इन दोनों ही केसेस में वास्तविक केसेस से पहले कुछ कानूनी कार्रवाइयां होती हैं। चेक बाउंस वाले केसेस में पहले एक कोई उधार वगैरह लिया जाता है जिसको हम लीगल लायबिलिटी कहते हैं, उसके बाद एक चेक दिया जाता है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट विपक्षी का लीगल नोटिस आता है। लीगल नोटिस का जवाब आरोपी के द्वारा दिया जाता है और आरोपी लोग इस पॉइंट पर आमतौर से गलती कर जाते हैं। इसी तरह से सेक्शन 498 आईपीसी वाले केसेस में एफआईआर दर्ज होने से पहले पुलिस या सीएडब्ल्यू सेल वाले अपनी इंक्वायरी करते हैं और इसी इंक्वायरी के दौरान वे पति और पत्नी के बीच में काउंसलिंग जैसे कार्य करने की बात भी करते हैं। और इस पुलिस इंक्वायरी के दौरान आरोपी लोग अपनी गलती कर देते हैं जो बाद में पूरे ट्रायल को उनके खिलाफ कर देती है। हम दोनों तरह के केसेस में अलग अलग विश्लेषण करके देखेंगे कहां गलती होती है, कैसे गलती होती है और इस गलती से कैसे बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल 2022-11 SCC 705 में यह बताया था कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट का आरोप बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने बताया था कि इसके लिए जरूरी है, पहली बात, कोई व्यक्ति अपने खाते से दूसरे को चेक काट कर दे। दूसरी बात, यह चेक काटने वाले ने अपने ऋण या दूसरी देनदारी की एवज में दिया हो। तीसरा पॉइंट है कि पैसे का पेमेंट इसी खाते से किया जाना हो। चौथी बात है, खाते में पैसे की कमी के कारण बैंक द्वारा चेक को डिसऑनर कर दिया गया हो या अनादृत करके लौटा दिया गया हो। पांचवा पॉइंट है, इस लौटाए जाने के 30 दिन के भीतर चेक के धारक द्वारा चेक काटने वाले को बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं और अनादरण का लीगल नोटिस दे दिया गया हो। अंतिम पॉइंट कोर्ट ने बताया कि इस 138 के अपराध को मुकम्मल करने के लिए चेक काटने वाला व्यक्ति नोटिस पाने के 15 दिनों के भीतर चेक की रकम को देने में असमर्थ रहा हो। तो जैसे ही ये सारे 6 के 6 चरण पूरे होते हैं, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध पूरा हो जाता है। लीगल नोटिस के आते ही हमारा आरोपी घबरा जाता है और वह पुराना लेन देन, माल का लेना, माल का देना, चेक के ऊपर अपने दस्तखत सभी को कबूल कर लेता है। पूरी कहानियां वह अपने लीगल नोटिस के जवाब में रिप्लाई में लिख देता है। कानून में इस बात को एडमिशन कहते हैं और आप जानते ही हैं कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में एडमिशन से घातक शायद ही कोई दूसरा अस्त्र होता हो। इसके बाद आरोपी जैसे ही मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना नोटिस का जवाबी कथन कि आपने गलती की है या नहीं की है यह करने के लिए जाता है, तो वहां भी ये सारी की सारी बातें, यानी कि जो भी पुराना लेन देन हुआ है, चेक दिया गया है, चेक पर मेरे हस्ताक्षर हैं, किसकी तारीख में दिया गया है, इन सब बातों को एडमिट कर लेता है। जो काम शिकायतकर्ता को अपना एविडेंस लाकर पूरा करना था वह तो आरोपी ने कर दिया। अब शिकायतकर्ता क्या करेगा? शिकायतकर्ता आरोपी को अब धर दबोचेगा और कोर्ट ऐसे में क्या करेगा? बस अब शुरू में 20% का भुगतान करने का ऑर्डर कर देगा और बाद में कन्विक्शन का ऑर्डर करना, यही कोर्ट का काम बाकी रहता है। सारा काम तो आपने एडमिशन के द्वारा कर लिया है। आपका एडमिशन आपको सजा करवाने के लिए पर्याप्त है और सजा करवा भी देता है। आपका बनाया फंदा आपके ही गले में जा पड़ता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए।
इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सेक्शन 498 AIPC के केसेस में दो तरह की शिकायतें देखने में आती हैं। पहली तो वह होती है जो महिला अपने भावनात्मक रूप से कुछ भी लिख देती है और बाद में कोर्ट सुनवाई के दौरान उसमें बदलाव कर देती है। कोर्ट इस बदलाव को अनुमति भी दे देते हैं क्योंकि आजकल सभी कोर्ट जो हैं वो महिलाओं का बड़ा पक्ष लेते हैं। दूसरी वे शिकायतें होती हैं जो महिला अपने एडवोकेट से या कानूनी सलाहकारों की गाइडेंस लेकर तब लिखती है। उसमें कानूनी शुद्धता के साथ आरोप लगाए जाते हैं। दहेज का, मारपीट का, पति के पुरुष रिश्तेदारों पर छेड़छाड़ या यौन हिंसा, इन सब का आरोप लगाया जाता है। निरे झूठे दहेज के लेन देन की लिस्ट बनवाई जाती है और जैसे ही यह शिकायत पत्र पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस काउंसलिंग के नाम पर आरोपी और उसके परिवार वालों के चक्कर लगवाने शुरू कर देती है। वैसे तो पूरा का पूरा CAW सेल होता है, वह कानूनी रूप से एक अवैध संस्था है। कोई कानूनी बैकग्राउंड इसका नहीं है, किसी कानून में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, इसका कोई कानूनी औचित्य ही नहीं है। बीच बीच में अनेक जजों ने CAW सेल की अवैधता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जैसे जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट मजबूत हुआ है ये सवाल धीरे धीरे नीचे दबते चले गए हैं। CAW सेल की काउंसलिंग में पति व पति के रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। आरोपी पतियों पर दबाव बनाया जाता है। इस दबाव में पति लोग प्राय टूट जाते हैं। वे अनेक एडमिशन कर लेते हैं। हाँ, आशीष मंडपम में विवाह हुआ था, खर्च लड़की के पिता के साथ आधा आधा बांट लिया था, कैश 5 लाख नहीं केवल 2 लाख ही लिया था, हमने लड़की को 5 तोला सोना चढ़ाया था, यानी कि उसका स्त्री धन भी ये कबूल कर लेते हैं। दहेज में मिले सामान की सूची बनवा देते हैं और उसकी बरामदगी भी करवा देते हैं। देखो ये वाला पलंग यह लाई थी, वह 2 कुर्सियां इसी की लाई हुई रखी हैं, ले जाओ उनको। यानी कि गलत काम और गलत काम का सबूत साथ ही हमने पुलिस को सौंप दिया है। सारे सामान की बरामदगी भी करवा देते हैं। यहां तो जोश जोश में सब कुछ आरोपी कर जाता है, लेकिन जब कोर्ट सुनवाई के दौरान जज सवाल पूछने पर पाबंदी लगाते हैं तब उसकी अकल में रोशनी पैदा होती है आरोपी की। जैसे ही आरोपी दहेज ना लेने का सजेशन लड़की को देते हैं तो जज उनको रोक देते हैं, क्योंकि ये पति रूपी आरोपी 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में या नए वाले कानून 23 BSA में उसकी बरामदगी पहले ही करवा चुके होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा सामान उठवाकर पुलिस की सीजर मीमो में यह सारा का सामान भरवा देते हैं। हालांकि कुछ नए एडवोकेट्स पतियों की सहायता के लिए आते भी हैं, क्योंकि कोई पुराना एडवोकेट तो कभी थाने में जाता नहीं है। नए नए लड़के वहां चले जाते हैं, लेकिन उनका कम अनुभव उन बेचारों से वहां चूक करवा देता है और यह सारी की सारी गाज गिरती है आरोपी के सिर पर। जो गलती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने उत्साह में आकर कर दी थी, वही गलती कोर्ट में उसके गले की फांस बन जाती है। उसका एडमिशन उस आरोपी को ले डूबता है। ऐसा नहीं है कि केवल इन 2 केसेस में ही आरोपी अपने उत्साह में आकर अपनी मुश्किल तैयार करते हैं, बल्कि वे अन्य केसेस में भी, जैसे रेप या मर्डर या लूटपाट आदि के केसेस में भी खुद ही आगे चलकर पुलिस को बता देते हैं। मैंने क्या किया था, मैं उसको कहां ले गया था, मैंने कैसे गोली मारी थी, कहां किस वाहन पर चलकर हमने लूट की थी। सभी आरोपियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अपनी भूमिका जितनी सीमित रखेंगे उतना ही उनके लिए अपना बचाव करना सरल और आसान रहेगा। पुलिस आपकी उतनी बातें नहीं जानती हैं जितनी आप स्वयं पुलिस को बता देते हो और अपनी मुश्किलों को बढ़ा लेते हो। चुप रहना सीखिए। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।